नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एसकेएमयू सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 4 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जो भी स्टूडेंट्स एसकेएमयू सेमेस्टर 3 में हैं और आपका इकोनॉमिक्स मेजर है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मात्र आपको एक वीडियो देखना है, ठीक है? इसी वीडियो से आपका इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 4 सारा कंप्लीट हो जाएगा और इतना बता दे रहे हैं कि यहीं से सारा आपका प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 4 में आप लोगों को पब्लिक फाइनेंस पढ़ना है, मतलब जो सार्वजनिक वित्त होता है, इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो आपका कोर्स कंटेंट है, कोर्स कंटेंट में मात्र आपको कितना पढ़ना है? 5 यूनिट पढ़ना है, ठीक है? प्रत्येक यूनिट आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर फर्स्ट यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। मतलब जो सार्वजनिक वित्त होता है, इसका प्रकृति क्या है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, इसको पढ़ना है, ठीक है? अगला देखिए, जो सेकंड यूनिट है, इसमें आप लोगों को पढ़ना है पब्लिक एक्सपेंडिचर। मतलब जो सार्वजनिक जो होता है, सार्वजनिक व्यय जो होता है, उसको पढ़ना है। नेक्स्ट है टैक्सेशन, टैक्सन, मतलब एक तरह से क्या होता है, जो कर होता है, कराधान होता है, उसको पढ़ना है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर है पब्लिक डेब्ट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो सार्वजनिक वित्त होता है, सार्वजनिक व्यय जो होता है, और क्या हो गया, एक प्रकार से वित्तीय प्रशासन, उसी को पढ़ना है। और 5 नंबर यहाँ में यहाँ दिया हुआ है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सार्वजनिक वित्त होता है, इसका भारत में विकेंद्रीकरण पढ़ना है, जिसमें सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप, यानी कि जो राज्य और केंद्र होता है, इसका फाइनेंशियल वित्तीय संबंध क्या है, उसको पढ़ना है। रोल ऑफ फाइनेंशियल कमीशन। और नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ करेंट फाइनेंशियल कमीशन। मतलब फाइनेंशियल वित्तीय संगठन जो होता है, उसका क्या योगदान है, इसकी क्या विशेषताएं हैं इस कमीशन का, इसको पढ़ना है। तो यह था आपका सिलेबस, इसको अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सार्वजनिक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस का क्या उद्देश्य होता है? तो इसको देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक कल्याण की अधिकतम प्राप्ति। मतलब जो सार्वजनिक वित्त होता है, जो पब्लिक वाला पैसा होता है, उसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया जाता है। तो इसका जो सार्वजनिक वित्त है, इसका क्या उद्देश्य हो जाएगा? समाज के कल्याण के लिए अधिक प्राप्त करेगा, ठीक है? माने अधिक से अधिक उसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है निजी वित्त और सार्वजनिक वित्त में मुख्य अंतर क्या है? निजी वित्त करने का मतलब है जो अपना पैसा होता है, और सार्वजनिक वित्त मतलब सरकार का पैसा। तो इसमें क्या अंतर है? तो निजी वित्त व्यक्तिगत हित के लिए होता है, जबकि सार्वजनिक वित्त समाज के लिए होता है। निजी पैसा से आप लोग अपना मन से जो भी मन सो कर सकते हैं, लेकिन जो सार्वजनिक पैसा होगा, उससे केवल समाज के लिए ही कर सकते हैं। बाकी आजकल तो नेता सब भ्रष्ट हो गया है, अपने लिए करने लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किससे संबंधित है? अधिकतम सामाजिक जो अधिकतम समाज का लाभ है, यह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक राजस्व और व्यय के संतुलन से। सार्वजनिक राजस्व यानी पब्लिक वाला जो पैसा हो गया, और उसके संतुलन मतलब व्यय किस प्रकार से उसको संतुलित रूप से खर्च किया जाए, उससे संबंधित होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है बाजार की विफलता। बाजार विफलता का क्या प्रमुख कारण है? मतलब बाजार में विफल हो जाता है, ठीक है? तो इसकी विफलता का क्या कारण है? तो सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति में कमी। मतलब एक तरह से क्या है, यहाँ पर वस्तुओं का दाम जो बढ़ता है ना, उसमें जो उसका मतलब उसमें काहे ना वह सक्सेस कर पाता है। मतलब बढ़िया से समझिए, जैसे वस्तु कम रहेगा तो दाम बढ़ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बाजार में विफलता का प्रमुख कारण क्या होता है? तो सार्वजनिक जो वस्तुएं होती है, उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है, इससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक स्थिरता और विकास। आर्थिक स्थिरता करना है और विकास करना है, यह क्या किसका उद्देश्य है? राजकोषीय नीति का, ठीक है? आगे देखिए, छठा नंबर का प्रश्न है, सार्वजनिक व्यय का अर्थ क्या है? तो सरकार द्वारा जनहित में किया गया व्यय। जो भी सरकार वाला पैसा होता है, एक तरह से जनता वाला पैसा होता है, तो जनता वाला पैसा जनता में ही खर्च होना चाहिए, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं? सार्वजनिक व्यय कहते हैं। सार्वजनिक व्यय का उपयोग कहाँ होता है? तो जनता के हित में होता है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो एडम स्मिथ ने। सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट है, वाइसमैन पीकॉक परिकल्पना किससे संबंधित है? वाइसमैन पीकॉक परिकल्पना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक व्यय की वृद्धि से। जो समाज में कल्याण में पैसा खर्च होता है, उसकी वृद्धि से है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्ति कैसी रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगातार वृद्धि की ओर। भारत में सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्ति कैसी रही है? तो लगातार वृद्धि की ओर। नेक्स्ट है, सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट देखिए,
अगला यहाँ पर दिया हुआ कर की परिभाषा क्या है? कर की परिभाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा जनता से बिना प्रत्यक्ष लाभ के लिए लिया गया धन। देखिए यहाँ पर कर, टैक्स की परिभाषा बताना है। जो हम लोग टैक्स देते हैं, हर चीज़ में आजकल टैक्स लगल है, यहाँ तक कि शिक्षा पर भी 18% टैक्स लग गया है। किताब कॉपी लेने जाइएगा ना तो 18% टैक्स देना पड़ता है। देखिए, तो वही जो सरकार क्या करता है, आम जनता से प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, टैक्स लेता है। इसी को क्या कहते हैं, टैक्स या कर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कर प्रणाली का आदर्श गुण क्या होना चाहिए? तो समानता और सरलता होना चाहिए। कर प्रणाली का आदर्श गुण क्या होना चाहिए? मतलब जो कर लगता है सभी के लिए लगना चाहिए, सभी के लिए, चाहे गरीब हो अमीर हो, सभी के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। ठीक है, और सरलता होना चाहिए। नेक्स्ट है सिद्धांत का क्या अर्थ है? सिद्धांत का क्या अर्थ है यहाँ पर देखिए, तो अधिक आय वाले व्यक्ति को अधिक कर देना चाहिए, जिसका पैसा अधिक है उसको अधिक पैसा देना चाहिए। ठीक है, और ऐसा भी होता है शायद, या गरीब पर ज़्यादा लोड पड़ जाता है। नेक्स्ट है कर का प्रभाव और आश्रय में क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभाव वह है जहाँ कर लगाया जाता है, आश्रय वहाँ वह है जहाँ कर का बोझ पड़ता है। फिर से हम लोग समझते हैं, प्रभाव, इम्पैक्ट, ठीक है, वह है जहाँ पर कर लगाया जाता है, जहाँ पर हम लोग किसी सामान में टैक्स लगा दिए, और आश्रय वह है जहाँ पर कर का बोझ बढ़ जाता है, मतलब कोई सामान खरीदते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा हमको कर देना पड़ता है। ठीक है, 50 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। भारत में वस्तु एवं सेवा लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, सार्वजनिक ऋण का अर्थ क्या है? सार्वजनिक ऋण का क्या अर्थ होता है, इसको देख लेते हैं। तो सरकार द्वारा जनता या संस्थाओं से लिया गया ऋण क्या कहलाता है? सार्वजनिक ऋण कहलाता है। जनता पर जो भी पैसा सरकार के द्वारा लगाया जाता है, वस्तुओं पर जो टैक्स लगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सार्वजनिक ऋण कहते हैं। अगला है, सार्वजनिक ऋण के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य ऋण। सार्वजनिक ऋण के कितने प्रकार होते हैं? आंतरिक और बाह्य। अगला है, ऋण मोचन का क्या उद्देश्य है? डेब्ट रिडक्शन क्या होता है, इसका क्या उद्देश्य होता है, इसी को बताना है। तो समझ लेते हैं हम लोग, ऋण भार को घटाना, मतलब किसी पर कर्जा ज़्यादा हुआ है तो उसको कम करना क्या कहलाता है? डेब्ट रिडक्शन कहलाता है, मतलब ऋण मोचन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, बजट के प्रकार कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संतुलित और असंतुलित। बजट के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, संतुलित और असंतुलित। अगला यहाँ पर दिया हुआ, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संस्थानों का बंटवारा करना। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संस्थानों का बंटवारा करना। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्या, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, और इस सभी क्वेश्चन को क्या करना है, आपको एक बार जरूर से पढ़ लेना है, यहीं से आपका सारा क्वेश्चन मैच करेगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वित्त का अर्थ और क्षेत्र लिखिए। देखिए, मैं ज़्यादा आपको समझाने वाला नहीं हूँ, केवल क्वेश्चन बताता हूँ और इसको ध्यान में रखिएगा। सार्वजनिक वित्त का अर्थ और क्या बताना है, इसका क्षेत्र बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले सार्वजनिक जो वित्त होता है, इसका अर्थ आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सार्वजनिक वित्त अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो सरकार के आय व्यय का अध्ययन करती है। इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक कल्याण को बढ़ाना है। सार्वजनिक वित्त यह बताता है कि सरकार कैसे राजस्व प्राप्त करती है। सार्वजनिक वित्त मतलब जो टैक्स लगाते हैं, जनता पर टैक्स लगाते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है? जनता के कल्याण के लिए लगाया जाता है। जो भी पैसा इससे आता है जनता के कल्याण के लिए होता है। रोड बनता है, शिक्षा में लगाया जाता है, स्वास्थ्य में लगाया जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, कर शुल्क आदि मतलब यही सब टैक्स लगता है, उस धन का उपयोग सार्वजनिक वस्तुओं और सेवा में होती है। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका क्षेत्र मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है, सार्वजनिक वित्त होता है, इसका कौन-कौन से क्षेत्र हैं? तो मुख्यतः 4 क्षेत्र होते हैं। पहला सार्वजनिक राजस्व हो गया, दूसरा सार्वजनिक व्यय हो गया, तीसरा सार्वजनिक ऋण हो गया, और चौथा वित्तीय प्रशासन हो गया। तो सार्वजनिक जो वित्त होता है उसके 4 भाग होते हैं, सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और वित्तीय प्रशासन। ठीक है, आगे देखते हैं, सार्वजनिक वित्त केवल सरकार के धन प्रबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी देखता है कि किस प्रकार वित्तीय नीतियां सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थिरता और विकास को सुनिश्चित करती है। इस प्रकार सार्वजनिक जो वित्त होता है समाज में समानता, विकास और कल्याण की दिशा में राज्य की वित्तीय भूमिका समझने के माध्यम है। देखिए, जो भी मैं आपको यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ, इन सभी का जो आंसर है, ठीक है, ऐप में आप लोगों को मिल जाएगा, अच्छी तरह से पीडीएफ में मिल जाएगा। तो ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, मात्र 60 रुपये में 4 साल के लिए आप लोगों का ये ऐप हो जाएगा। इसमें जो भी पीडीएफ रहेगा, जो भी यहाँ पर पढ़ाया होगा, सारा वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपको वहाँ पर अपने से पढ़िएगा तो और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। समझ गए सार्वजनिक वित्त और इसका अर्थ को कितने भागों में बांटा गया, ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ केवल, देखिए, निजी वित्त और सार्वजनिक वित्त में क्या अंतर है? निजी वित्त जो होता है
जो अपना पैसा होता है, ठीक है, जो अपने से कमाते हैं हम लोग, वो निजी पैसा होता है, तो अपना पैसा हम लोग जहाँ मन तहाँ लगा सकते हैं। लेकिन जो सार्वजनिक पैसा हो गया, या जनता के कल्याण के लिए लगाया जाता है, या फिर देश के विकास के लिए लगाया जाता है। ठीक है, इतने समझाते हैं, आप लोगों को समझ गए होंगे। इन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मैं बता दिया हूँ। आगे यहाँ पर अधिकतम समाज लाभ सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। अधिकतम समाज लाभ क्या होता है, या अधिकतम सामाजिक लाभ क्या होता है, इसके सिद्धांत को बताना है। तो इसको बता देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। देखिए यहाँ पर अधिकतम समाज लाभ का सिद्धांत अर्थशास्त्री ह्यू डाल्टन ने दिया था। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यू डाल्टन ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार को ऐसे कर और व्यय की नीति अपनानी चाहिए जिससे समाज के कुल कल्याण का स्तर अधिकतम हो। मतलब यहाँ पर जो भी टैक्स मिलता है, इससे समाज के कल्याण में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। जब सरकार कर लगाती है तो उससे नागरिकों की आय में कमी आती है, जिससे कुछ असंतोष होता है। लेकिन जब सरकार उस व्यय का उपयोग सार्वजनिक व्यय के रूप में करती है या कराती है, जैसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, तो समाज का लाभ होता है। ठीक है, मतलब बताया जा रहा है कि जो डाल्टन ह्यू थे, या ह्यू जो डाल्टन है, इसका उपयोग क्या यह बता रहे हैं कि जो टैक्स जो भी सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है, आप जितना भी टैक्स ले रहे हैं उसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए करें। ठीक है, ताकि जो भी टैक्स लेता है बहुत सारे असंतुष्ट भी हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को बहुत टैक्स चुकाना पड़ता है। जबकि जो ये टैक्स है, इसका टैक्स लेकर के जनता सब ऐशो आराम की ज़िंदगी में जीता है। जीता ही नहीं जीता है, गाड़ी ले लिया, बंगला ले लिया, अच्छे-अच्छे घर में रहेगा। जबकि जो जनता है उसको वहाँ तक पहुँचाया है, वह जाओ भाड़ में जाओ, तुम्हारा टैक्स से हम लोग मौज करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, जितना भी टैक्स लेता है इसका उपयोग करके समाज के कल्याण के लिए अच्छी तरह से इसका उपयोग होना चाहिए, ताकि हम लोग भी संतुष्ट हो सकें। आगे यहाँ पर है राजकोषीय नीति का अर्थ और उद्देश्य बताएं। तो राजकोषीय नीति का क्या अर्थ होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पर देख लीजिए, राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके माध्यम से सरकार अपने राजस्व और व्यय को नियंत्रित करके अर्थव्यवस्था को स्थिर और संतुलित बनाती है। राजकोषीय जो नीति है, इसका मतलब क्या होता है, जो भी टैक्स आ रहा है, टैक्स से क्या करेंगे, बाजार में वस्तुओं की मांग को जो भी होता है इसको संतुलित करेंगे। क्योंकि यदि वस्तु कम होगा तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, वस्तु कम होगा तो महंगाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और यदि वस्तु ज़्यादा हो जाएगा तो मूल्य घट जाएगा। मतलब ज़्यादा पैसा दे करके हम लोग जब वस्तु को खरीदेंगे तो वस्तु का क्या हो गया, मूल्य बढ़ गया। ठीक है, तो मतलब यही करना है कि दोनों को संतुलित करके रखना है, ना ही वस्तु को मूल्य बढ़ने देना है, ना ही घटने देना है। ठीक है, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है इसके उद्देश्य। राजस्व जो कोषीय होता है, इसके उद्देश्य क्या-क्या हो गया, तो आर्थिक स्थिरता करना है, जैसे मुद्रास्फीति हो गया या फिर मंदी हो गया। इसको मुद्रास्फीति करने का मतलब महंगाई बढ़ना, और मंदी करने का मतलब है मुद्रा का मूल्य घटना। ठीक है, मुद्रास्फीति का मतलब वस्तुओं का मूल्य बढ़ना, और मंदी करने का मतलब क्या है, ज़्यादा वस्तु हो जाना। ठीक है, मतलब कोई भी पैसा हम देंगे उससे ज़्यादा वस्तु खरीद लेंगे, तो इसको संतुलित करता है, आर्थिक विकास में जोड़ देता है। दूसरा, आर्थिक विकास में राजकोषीय नीति बढ़ावा देता है, आय का असमान जो वितरण होता है उसको समान में बदलता है, पूर्ण रोजगार देता है, सार्वजनिक कल्याण करता है। ठीक है, आगे देखिए, 5वां क्वेश्चन है सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सार्वजनिक जो व्यय सिद्धांत है इसकी व्याख्या करना है, तो इसको देख लीजिए एक बार शॉर्ट नज़र में आप लोग। सार्वजनिक व्यय सिद्धांत सबसे पहले एडम स्मिथ ने दिया था। इन सिद्धांतों के अनुसार सरकार को अपने व्यय को विवेकपूर्ण, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से उपयोग करना चाहिए। इस सिद्धांत के कितने प्रकार हैं देख लेते हैं आप लोग। तो इस सिद्धांत के क्या प्रकार हैं, पहले लाभ का सिद्धांत इसने दिया था, अगला है समानता का सिद्धांत, दूसरा है अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, तीसरा है उत्पादकता का सिद्धांत, और अगला है लचीलापन। तो इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कर का अर्थ और गुण लिखिए। कर का क्या अर्थ होता है और गुण क्या होता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो कर वह धनराशि है जिसे सरकार जनता से बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ के रूप में इसका मतलब प्राप्त करती है, ताकि सार्वजनिक व्यय को पूरा किया जा सके और सार्वजनिक कल्याण में पैसा लगाया जा सके। इसकी विशेषता, यह अनिवार्य भुगतान करता है, इससे प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता है, यह कानूनी आधार पर वसूल किया जाता है, इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक होता है। ठीक है, तो यह था कर का अर्थ और गुण। और एक और है यहाँ पर, यह राजकोषीय नीति का प्रमुख उपकरण, मतलब जो राजकोषीय नीति होता है उसमें कर 2 प्रकार के होते हैं, पहले प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर मतलब क्या हो गया, सरकार जो लगाता है उसको लेगा, और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, मतलब बताया बिना बताए हुए भी आपको ले लेगा। देख लेते हैं यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर को। एक अच्छा तंत्र सरल, न्यायसंगत, उत्पादकता और निश्चित होना चाहिए, ताकि वह राज्य की आय बढ़ाए और नागरिकों पर समान रूप से बोझ डाले। मतलब आपको इतना समझना है कि जो कर होता है ना, वो 2 टाइप का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। मतलब प्रत्यक्ष की समान रूप से सभी लागू होता है, अप्रत्यक्ष माने कुछ पर लागू होता है। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ, कर के भार के विभाजन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। कर के भार के विभाजन के सिद्धांत की व्याख्या करना है। ठीक है, तो इसका कुछ प्रमुख सिद्धांत है। कर के भार के सिद्धांत के क्या है,
दो प्रमुख सिद्धांत है। कर की भार के विभाजन के दो प्रमुख सिद्धांत है। पहला लाभ का सिद्धांत और दूसरा भुगतान क्षमता सिद्धांत। देख लीजिएगा इसको आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर है सार्वजनिक ऋण का अर्थ और प्रकार बताइए। तो सार्वजनिक ऋण वह धनराशि है जो सरकार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जनता या अन्य संस्थाओं से उधार लेती है। सार्वजनिक ऋण माने उधार लेना, ठीक है। जो भी सार्वजनिक संस्था होता है उससे वह ऋण लेता है, ठीक है, ताकि जनता का जो भी आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। तो इसके कितने प्रकार होते हैं सार्वजनिक ऋण का? सार्वजनिक ऋण का दो प्रकार होता है, पहला आंतरिक ऋण और दूसरा बाह्य ऋण। इंटरनल डेब्ट या देश को भीतर के नागरिकों या संस्थाओं से द्वारा लिया जाता है, और बाह्य ऋण मतलब विदेश से पैसा लिया जाता है जहाँ पर सोना जमा होता है। अगला है उत्पादक ऋण। नेक्स्ट है अनुत्पादक ऋण। मतलब 4 प्रकार के सार्वजनिक ऋण के प्रकार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का वर्णन करें। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का वर्णन करें, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। भारत में वित्तीय शक्तियों का विभाजन संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत किया गया है। इसमें करों और व्ययों का अधिकार केंद्र और राज्यों के बीच बांटा गया है, मतलब बांटा गया है। इसमें जो भी सार्वजनिक ऋण होता है इसमें केंद्र और राज्य दोनों के बीच में बांटा जाता है। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से यह विभाजन सुनिश्चित किया गया है। मतलब जो केंद्र राज्य वित्तीय संबंध है, ठीक है, ये संविधान की 7वीं सूची में 7वीं अनुसूची के तहत इसको लागू किया गया है। इसमें राज्य और केंद्र के बीच में क्या होता है, जो भी पैसा होता है, जो टैक्स होता है, इसका बंटवारा किया जाता है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है वित्त आयोग की भूमिका और कार्य बताइए। वित्त आयोग की क्या भूमिका और कार्य क्या है, इसको देख लीजिए। तो भारत में वित्त आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत की गई है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व न्यायपूर्ण वितरण करना है। इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर राजस्व का बंटवारा, पहला क्या है, राजस्व का बंटवारा करना है। दूसरा राज्यों का अनुदान करना है। तीसरा राजकोषीय असंतुलन को दूर करने का उपाय सुझाना है। और नेक्स्ट है केंद्र राज्यों के वित्तीय संबंधों को मतलब संतुलित करना है, ठीक है। आगे है वर्तमान वित्त आयोग 15वां राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को सशक्त करने और विकास उन्मुख व्यय को बढ़ाने पर बल देता है। इस प्रकार वित्त आयोग भारत की संघीय वित्तीय संरचना का आधार स्तंभ है। मतलब जो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताया है, वित्त आयोग की क्या भूमिका है, इसका क्या कार्य है, यही क्वेश्चन आपको अपने से पढ़ना अच्छी तरह से। बाकी ऐप में सारा आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।